हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आपने पढ़ा था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसमें आपने ये टॉपिक देख लिए थे। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि क्लास 1 में मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई थी। आज आपकी ये क्लास नंबर 2 होने वाली है। इस क्लास में जो हमने पढ़ा था कि धारावाही लूप है, अगर धारावाही लूप है कोई, तो धारावाही लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसका सूत्र क्या होता है। उसका सूत्र मैंने आपको लिखा दिया था, B = μ0/2πi/r। मतलब ये धारा पर निर्भर करता है और त्रिज्या पर। R नहीं, यहाँ A आएगा। इसकी त्रिज्या हमने कितनी मानी थी? A। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमने कितनी मानी थी? A मानी थी। और ये एक सीधे लंबे अनंत लंबाई के तार के कारण था, μ0/2πi/r। बस इसमें पाई था तार में और इसमें पाई नहीं होता। तो अब हम देखेंगे, चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैंने अभी आपके पास फॉर्मूला लिखा, B = μ0/2I/r। तो ये फॉर्मूला आया। तो B किस किस पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के। मतलब चालक में जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरा निर्भर करता है जो चुंबकीय क्षेत्र होगा चालक से दूरी के। तो चालक से दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। R जितना ज़्यादा, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम। तो दो चीज़ों पर निर्भर करता है, I पर व A पर कह सकते हैं आप, या R पर कह सकते हैं। ठीक है। तीसरा, एक और, अगर आप चुंबक जो आपने कुंडली बनाई है उस कुंडली में बहुत सारे फेरे हैं। कितने फेरे हैं? बहुत सारे तार आपने लपेटे हुए हैं। तो फॉर्मूला होता है B = μ0/2I/A। ये तो 1 के कारण है, 2 के कारण 2, 3 के कारण 3, तो टोटल n है अगर फेरों की संख्या। तो सूत्र आ जाएगा B = μ0/2NI/A। B = μ0/2NI/A। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है लूप के कारण या वृत्ताकार कुंडली के कारण, वो फेरों की संख्या n पर भी निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है। मतलब एक का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में जुड़ जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बदल सकता था अगर धारा की दिशा बदल जाती, लेकिन सभी में धारा की दिशा एक ही तरफ को है, इसलिए जो B आएगा वो सिग्मा कर देंगे, सबको हम जोड़ देंगे, इसलिए n से क्या हो गई? यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है आपके पास परिनालिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलेनोइड। क्या बोलते हैं? सोलेनोइड। सोलेनोइड बनता कैसे, पहले आप समझ लीजिए। आपने एक लोहे की छड़ लीजिए, इस तरह से आपने ये लोहे की एक छड़ ली, इस छड़ के ऊपर तार के फेरे लपेट दिए, इस तरह से तार के फेरे लपेट दिए कुंडली नुमा, इस तरह से। तो ये जो संरचना बनेगी ऐसे, ये जो संरचना बनी, इसको बोलेंगे आप परिनालिका। क्या बोलेंगे? परिनालिका। तो परिनालिका है क्या? पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। तो अगर आपने बहुत पास पास तार को लपेटा हुआ है बेलनाकार शेप में और बहुत सारे फेरे हैं इसके अंदर, तो इस कुंडली को हम क्या बोलते हैं? परिनालिका बोलते हैं। इस छड़ को नहीं, जो आपने इसके ऊपर तार मोड़ा है उस तार को आप छड़ को हटा सकते हैं, तो इस तरह की आपके पास संरचना मिलेगी। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? इस संरचना को हम बोलेंगे परिनालिका या फिर सोलेनोइड। यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये परिनालिका है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? तो परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0NI। क्या होता है? μ0NI। अब आप पूछोगे μ0, तो मैंने बताया निर्वात की चुंबकशीलता। μ0 क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता, और इसका मान होता है μ0 का 4π × 10⁻⁻⁷। उसके बाद n है जहां
एन यहाँ पर क्या है, एन बटे एल, तार की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तार की प्रति एकांक लंबाई में किसकी संख्या है, फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या है। तो तार की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल एन है। तो स्मॉल एन होगा जितने फेरे हैं एन, उसको परिनालिका की लंबाई से भाग कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल एन की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो आई है, वो आई क्या है, इस परिनालिका में प्रवाहित धारा है। तो इस परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट एन आई। तो किस किस पर निर्भर कर रहा है, यही वो दे रहा है यहाँ पर। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक जैसा होता है, जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट के जैसा इस तरह से निकलता है, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल पर चला जाता है। तो इसी तरह का चुंबकीय क्षेत्र बनता है एक परिनालिका के कारण भी। दूसरा, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। तो आप परिनालिका के अंदर चाहे इस बिंदु पर बात करिए, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस पर, चाहे इस पर, किसी भी बिंदु पर बात करिए, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, सभी जगह पर एक जैसा होगा, और उसका सूत्र क्या होगा, म्यू नॉट एन आई, तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है, आप देख रहे होंगे इस तरह से हमने समांतर रेखा दर्शाई हुई है, यही इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो परिनालिका होती है, परिनालिका के बाहर, यानी कि बाहर उत्तर से दक्षिण। तो आप देख रहे हैं, मैंने अभी यहाँ पर पढ़ा कि छड़ चुंबक के जैसा होता है, मतलब छड़ चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से चलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे चलती है। ये कुंडली के बाहर है, लेकिन कुंडली के अंदर ये साउथ से किसकी तरफ चलती है, नॉर्थ की, साउथ से किसकी तरफ चलती है, नॉर्थ की। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के बाहर, बाहर कैसे होगी, उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ, और परिनालिका के अंदर कैसी होगी, दक्षिण से उत्तर यानी कि साउथ से नॉर्थ। कैसी होगी, साउथ से नॉर्थ। अब इसका उपयोग, परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। तो जो परिनालिका होती है, बहुत अच्छा उसका यूज ये है कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, जैसे सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन को मैग्नेट बनाने के लिए हम परिनालिका का प्रयोग करते हैं। तो जो सॉफ्ट आयरन होता है उसको परिनालिका के अंदर रखकर विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, जिससे कि जो सॉफ्ट आयरन होता है वो मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है। अब नेक्स्ट हेडिंग आपकी चलेगी, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। तो विद्युत चुंबक, जो आपके पास विद्युत चुंबक होती है वो अस्थायी चुंबक होती है, टेम्पररी एक मैग्नेट है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो मैग्नेटिज्म है, चुंबकत्व है, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब तक आप धारा प्रवाहित कराएंगे तब तक ही इसमें चुंबक का गुण होता है। जैसे ही धारा आपने प्रवाहित करना बंद कर दी तो उस तार के कारण या उस चुंबक में चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, समाप्त। लेकिन स्थायी चुंबक क्या होती है, इसका चुंबकत्व आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता, कुछ विशेष विधि अपनाई जाती हैं। दूसरा, इसकी शक्ति बदली जा सकती है। जो विद्युत चुंबक है या अस्थायी चुंबक है, उसकी शक्ति को आप बदल सकते हो, कितनी शक्ति के साथ वो क्या कर रहा है, किसी लोहे की वस्तु को अट्रैक्ट कर रहा है। जबकि स्थायी चुंबक जो होता है उसकी शक्ति, उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है, निश्चित होती है। तीसरा, ध्रुवीयता बदली जा सकती है और इसकी नहीं बदली जा सकती। तो जो इस अस्थायी चुंबक होता है, कौन सा नॉर्थ बनाना है, कौन सा पोल साउथ बनाना है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट या स्थायी चुंबक की ध्रुवीयता को नहीं बदला जा सकता। चौथा, प्राय अधिक शक्तिशाली होता है। तो अस्थायी और स्थायी में अगर देखा जाए तो अस्थायी चुंबक ज़्यादा शक्तिशाली होता है और ये थोड़े क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अब तक जो हमने पढ़ा है, कि क्या हमें वो क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू देख लेते हैं। विद्युत चुंबक का क्रोड बना होता है। तो जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट होती है उसका जो कोर बना होता है वो नर्म लोहे का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, नर्म लोहे का। दूसरा, दक्षिण हाथ का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया। तो ये तो फेमस है कि फ्लेमिंग ने अपने दाएं हाथ का नियम दिया था। उसके बाद विद्युत संधारित्रों में स्विच लगाए जाते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे।
ये भी हम पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा। फिर है किस उपकरण द्वारा परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति, तो विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर, या इसको बोल सकते हैं आप धारा मापी। क्या बोल सकते हैं? धारा मापी। जनित्र का तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और ये क्या है? मीटर। मीटर कुछ नहीं होगा। उसके बाद वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत जो जनित्र होता है वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जैसे जिसको आप क्या बोलते हो? जनरेटर भी बोलते हो, जनरेटर भी बोलते हो। विद्युत धारावाही चालक पर कोई बल आरोपित नहीं होता, तो विद्युत चालक पर जब बल लगता है उसका फॉर्मूला होता है IBL sin थीटा। अभी हम पढ़ेंगे। अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो अधिकतम लगेगा, थीटा का मान 90 है तो F कैसा होगा? अधिकतम। और अगर थीटा का मान 0 डिग्री है तो लगने वाला बल क्या होगा? 0 होगा। तो क्या आएगा इसमें? समांतर हो। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? समांतर। 0 को क्या बोलते हैं हम? समांतर, और 90 को बोलते हैं हम लंब। ठीक है। उसके बाद चुंबक किसे कहते हैं? मैंने आपको बता दिया, जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित। स्थायी चुंबक उसे बोलते हैं जिसमें चुंबकत्व का गुण आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। अस्थायी चुंबक उसे बोलते हैं जिसमें चुंबकत्व का गुण आसानी से समाप्त किया जा सकता है। इसी को विद्युत चुंबक भी हम कहते हैं। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा तो कैसी होती है? उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से कैसी होती है? साउथ। ठीक है। आकार कैसा हो? कि सीधा विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का आकार, तो आकार कैसा होगा? समकेंद्रीय वृत्त। कैसा होगा? समकेंद्रीय वृत्ताकार इनका आकार होगा, वृत्ताकार। तो ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। चलिए फिर देखते हैं अब आगे। कहां तक हमने देख लिया? हमने ये देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। तो कोई एक चालक है, वो चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है, तो उस पर भी एक बल लगता है। अब वो बल कितना होता है वो बताया था एम्पियर ने। तो एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। देखो समझो क्या होता है, जो धारावाही चालक होता है उस पर भी एक बल लगता है। उसका सूत्र ये पूछा जाता है कई बार, वो आपको याद रखना है IBL sin थीटा। बल का क्या सूत्र होता है? IBL sin थीटा, जहां I है धारा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, B है चुंबकीय क्षेत्र, L है चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, और थीटा किस किस के बीच है? कौन है? चालक व चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण है। किसके बीच का कोण है? B के बीच का कोण है। ठीक है। अब केस, इसका कुछ केस होंगे। फर्स्ट, यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो, जो मैंने अभी कराया आपको, मतलब समांतर है चुंबकीय क्षेत्र चालक के, तो लगने वाला बल F का फॉर्मूला होगा IBL sin थीटा की जगह कितना रखेंगे? 0 डिग्री, और साइन 0 का मान 0 होता है तो सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो बल कितना लगेगा? 0, जो कि न्यूनतम बल होगा। कैसा बल होगा? न्यूनतम। और केस सेकंड, अगर आप क्या करें, थीटा का मान 90 डिग्री लें, यानी कि लंबवत रखें चालक के चुंबकीय क्षेत्र को, तो F का फॉर्मूला होगा IBL sin 90, और sin 90 का मान अधिकतम होता है, तो इसलिए जो बल लगेगा IBL वो कैसा होगा? आपके पास अधिकतम बल लगेगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। F बराबर IBL sin थीटा। ठीक है। तो अब चुंबकीय, अगर आपने किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो आपने ये देख लिया कि उस पर एक चुंबकीय बल लग रहा है। अब जो चुंबकीय बल होता है वो आपके पास एक सदिश राशि है,
जो चुंबकीय बल है वो क्या है, सदिश राशि है, तो उसकी कुछ ना कुछ तो दिशा होगी। तो उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने एक बाएं हाथ का नियम दिया, जो कि 4 नंबर में 4 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है। तो 4 मार्क्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या किया समझना, फ्लेमिंग ने ये किया कि हम अगर अपना बायां हाथ ले, सबसे पहले आपको बाएं हाथ के बारे में पता होना चाहिए। ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। बाएं का मतलब है लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ। तो आप उल्टा हाथ लें, इसमें आपको एक अंगूठा, पहली उंगली तर्जनी, इसका उंगलियों का भी नाम होता है, पहली उंगली तर्जनी, दूसरी उंगली मध्यमा, इन तीनों को इस प्रकार रखना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तो इस तरह से ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत। अब ये फिक्स हो गई, आपको इन्हें नहीं हिलाना, ठीक है, इनको नहीं हिलाना। अब आपको क्या करना है, ये जो पहली उंगली है तर्जनी, ये अगर किसकी दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो इसको मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो हमने इस उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की अंदर की तरफ कर दिया। दूसरी उंगली जो मध्यमा है वो विद्युत धारा की दिशा में हो, तो मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, धारा ऊपर की तरफ है, तो धारा को हमने ऐसे ऊपर की तरफ कर दिया। तो अब हम ये देखेंगे कि जो अंगूठा होगा, अंगूठा इधर आ रहा है, तो इस चालक पर जो बल लगेगा वो कौन दिशा, उसकी दिशा को कौन बताएगा, ये अंगूठा बताएगा। ये आपका बाएं हाथ का नियम कहता है। तो दोबारा समझ लो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। यदि प्रथम उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्य उंगली मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। ये किसने बताया था, ये बताया था फ्लेमिंग ने, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, याद रहेगा। तो इसे बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब आगे देखते हैं, 6 नंबर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6 मार्क्स के लिए, जिसका नाम है आपके पास विद्युत मोटर। क्या है, विद्युत मोटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विद्युत मोटर क्या है, इसका क्या सिद्धांत है, क्या इसकी कार्यविधि है, क्या ये काम करता है। तो ये आपको बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि जो विद्युत मोटर है एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो पहला क्वेश्चन 1 नंबर का भी, और इसके लिए आपको यही लाइन से स्टार्ट करना है कि विद्युत मोटर, आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में, जितने भी आप पंखे देखते हैं, रेफ्रिजरेटर देखते हैं, सब में मोटर लगा होता है। तो मोटर क्या काम करता है कि आप उसको सॉकेट में लगाते हो, उससे विद्युत ऊर्जा लेगा, और विद्युत ऊर्जा लेने के बाद उसको यांत्रिक यानी कि कुछ कार्य में परिवर्तित कर देता है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, विद्युत पंखों में, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज में, वॉशिंग मशीन में, विद्युत मिश्रकों, MP3 प्लेयर आदि में क्या करते हैं, हम विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। अब विद्युत मोटर का सिद्धांत, ये भी आपको याद रखना है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है कि जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। क्या होता है कि इसमें हम एक धारावाही आयताकार कुंडली लेते हैं, उसको चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखते हैं, और जब उस पर बल लगता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या होने लगती है, घूमने लगती है, जिससे कि विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यही हमें पढ़ना है कि विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है। जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर एक बल आरोपित होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली और धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है, जिससे मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा यांत्रिक शक्ति में या यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो विद्युत मोटर
क्या है, आपके पास एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। दूसरा, विद्युत मोटर का सिद्धांत ये है कि ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब आप किसी एक आयताकार कुंडली को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखेंगे तो उस पर एक चुंबकीय बल लगेगा, जिसके कारण वो कुंडली लगातार क्या करने लगेगी, रोटेट यानी कि घूमने लगेगी, और घूमने लगेगी तो जो विद्युत ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसकी संरचना क्या है, डायग्राम बहुत आसान है इसका, आप बना सकते हो। इस तरह से आपको एक कुंडली बनानी है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर क्या होता है, आपके पास एक मैग्नेट होते हैं, यहाँ क्या रखे होते हैं, नॉर्थ और ये साउथ मैग्नेट है, और यहाँ पर आपने इसको जोड़ा हुआ है एक ऊर्जा के स्रोत से। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला आपके पास ये कुंडली होती है। नंबर 1 आपके पास एक कुंडली है, आयताकार कुंडली। ये नंबर 1 हम क्या पढ़ेंगे, एक आयताकार कुंडली है जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या है, आर्मेचर विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD। तो तार की एक आयताकार कुंडली होती है, इनका नाम दे दिया ABCD। तो ABCD एक आयताकार कुंडली है जिसे हम आर्मेचर बोलते हैं, जो एक नर्म लोहे के कोड पर लिपटी रहती है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। तो ये जो कुंडली होती है ये नर्म लोहे के कोर पर लिपटी होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर। तो इसका हमने नाम दे दिया आर्मेचर। क्या है ये, आर्मेचर। दूसरा हमने इसको प्रबल चुंबक दिया। ये दूसरे नंबर पर नॉर्थ और साउथ दो प्रबल चुंबक हैं। क्या है, प्रबल चुंबक। तो दूसरा, यह कुंडली किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच रखी जाती है, जिसकी भुजाएं AB और CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहें। जिसकी भुजा AB और CD, ये AB और ये CD, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है तो AB और CD ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्षेत्र प्रबल चुंबक है वो क्या है, नॉर्थ और साउथ। तीसरा, विभक्त वलय या द्विक परिवर्तक। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि विभक्त वलय, ये यहाँ पर दिखाया गया डायग्राम में, विभक्त वलय I और Q। ठीक है, पढ़ते हैं क्या है, कुंडली के दोनों ओर धातु की बनी विभक्त वलय की दो अर्धभागों P तथा Q में संयोजित रहती है। तो इस तरह से दो भाग होते हैं, इसको हम बीच में से कट कर देते हैं, तो इस तरह से आपकी संरचना बनती है। इसको बोलते हैं हम क्या, विभक्त वलय। तो ये क्या है आपके पास, विभक्त वलय। इस युक्ति द्वारा कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदला जाता है। तो लगातार इसमें विद्युत धारा की दिशा क्या रहती है, बदलती जाती है। और चौथा इसमें होता है ब्रश। यहाँ पर आप देखेंगे विभक्त वलय के साथ इस तरह से दो कार्बन के क्या लगे होते हैं, ब्रश लगे होते हैं। तो दो स्थिर चालक किसकी बनी होती है, कार्बन की बनी ब्रश X तथा Y, इसका नाम X, इसका नाम Y। विभक्त वलय P तथा Q के साथ हमेशा स्पर्श में रहते हैं। ब्रश हमेशा विभक्त वलय तथा बैटरी को जोड़कर रखते हैं। तो जो ब्रश हैं वो किसको, विभक्त वलय को, और किसको जोड़ते हैं, बैटरी को। और लास्ट है नंबर 5, बैटरी दो ब्रश X तथा Y के बीच संयोजित रहती है। ये X है, ये Y है, इनके बीच में क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। ठीक है, विद्युत धारा बैटरी से चलकर, बैटरी से ऐसे धारा चलेगी, ब्रश X से होते हुए फिर ब्रश X में जाएगी, कुंडली ABCD में प्रवेश करती है, उसके बाद कहाँ जाएगी, ABCD में, तथा ब्रश Y से होते हुए दूसरे, अब ऐसे गई, देखो समझ लीजिए धारा किस तरह से चलती है। एक बार दोबारा से, सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ से धारा निकलेगी, इस तरह से धारा चलेगी। सबसे पहले किस में जाएगी, विद्युत धारा बैटरी से निकलेगी और किस में जाएगी, ब्रश में। ब्रश से होकर वो किस में जाएगी, आर्मेचर यानी कि आयताकार कुंडली में, और वाई ब्रश से होती हुई बाहर निकल जाएगी। ठीक है, दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है। अब इसकी कार्यविधि हम देख लेते हैं क्या है। जब कुंडली ABCD में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली के दोनों भुजा AB तथा CD पर चुंबकीय बल लगता है। तो क्या होगा, अभी हमने शुरू में लिखा कि चुंबकीय बल कब लगता है, बल कब लगता है, अगर थीटा का मान 0 डिग्री है, मतलब भुजा समांतर है, तो कोई भी बल नहीं लगेगा, F का न्यूनतम होगा 0। और अगर लंबवत है तो अधिकतम बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, अधिकतम। अभी हमने शुरू में ही बताया कि आपको इसकी AB और CD, ये जो भुजा है, ये भुजा लंबवत है, तो इसलिए
AB और CD भुजा पर क्या लगता है? चुंबकीय बल लगता है। फ्लेमिंग के नियम के अनुसार कुंडली की AB भुजा पर आरोपित बल अधोमुखी तथा CD पर ऊपरीमुखी। तो AB पर कैसा लगता है बल? नीचे की तरफ, और CD पर कहाँ लगता है? ऊपर की तरफ। आप निकाल सकते हैं बाएं हाथ के नियम से। तो दोनों भुजाओं पर ये बल होगा। ये बल क्या होगा? ये जो बल है ये बल बराबर होगा, क्योंकि लंबाई बराबर है और विपरीत दिशाओं में है, एक ऊपर और एक नीचे। इसलिए कुंडली की अक्ष कैसे घूमने लगती है? वामावर्त घूमने लगती है। इस तरह से कुंडली की अक्ष घूमने लगती है। आधे घूर्णन में Q का संपर्क ब्रश X से होता है तथा P का संपर्क ब्रश Y से होता है। तो आधे समय में जो Q है, Q का संपर्क X से, यहाँ Q है इसका संपर्क X से और P का संपर्क Y से। उसके बाद धारा परिवर्तित हो जाती है और संपर्क भी क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि व्यावसायिक मोटर की शक्ति में वृद्धि के उपाय, मतलब जो मोटर है उसको व्यावसायिक रूप से हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। व्यावसायिक का मतलब ये है कि किस तरह से हम इसको इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। तो स्थायी चुंबक के स्थान पर, यानी कि परमानेंट चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक, जो कि आपके कैसे होते हैं? अस्थायी। तो इसमें कौन से चुंबक लगा सकते हैं? अस्थायी चुंबक। दूसरा, विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या n को बढ़ा देंगे, जिससे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। और कुंडली नर्म लोहे कोर पर लिपटी जाती है। नर्म लोहे कोर जिस पर कुंडली लपेटी जाती है तथा कुंडली, दोनों को मिलाकर आर्मेचर कहते हैं। ये पढ़ा दिया मैंने। मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो मानव शरीर के अंदर दो ही पार्ट ऐसे हैं, एक हार्ट और एक ब्रेन, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है, तो अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं फिर आगे।